धर्मांतरण से जुड़ी हुई। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड आरोपी अब्दुल रहमान उत्तराखंड की रहने वाली लड़की रानी का धर्मांतरण कर उसे अपनी चौथी बीवी बनाना चाहता था। पीड़ित लड़की का नाम रानी हमने दिया। यह एक काल्पनिक नाम है। हम लड़की की पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। इसके लिए रानी को दिल्ली भेजने की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन उसके पहले ही आगरा पुलिस ने रानी का रेस्क्यू कर लिया। पुलिस को समय रहते भनक नहीं लगी और रानी को बचा लिया गया। 21 साल की रानी आगरा धर्मांतरण मामले में मुख्य गवाह भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल रहमान, जिसे कि छांगुर से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जब कार्रवाई की बात हुई तो अब्दुल रहमान के परिवार के लोग या उसके माता पिता बार बार रो रो कर मीडिया के सामने इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो तो बहुत सीधा है, भोला भाला है, वो काम के लिए सुबह जाता है और शाम को आता है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये लोग किसी से बात ही नहीं करते। अब एक एक कर छांगुर के एजेंट अब्दुल रहमान की परतें खुल रही हैं। यह पता चल रहा है कि छांगुर के इरादों को किस तरीके से, छांगुर के धर्मांतरण के इरादों को किस तरीके से अब्दुल रहमान जमीन पर उतारता था। देखिए एक रिपोर्ट। छांगुर पर कसा शिकंजा, भतीजे के घर चला पीला पंजा। योगी का बुलडोजर गर्जा, भतीजे का अवैध घर उजड़ा। हेलो। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर, सहयोगियों पर एक्शन भरपूर। छांगुर सिंडिकेट को झटका, 30 मिनट में घर ढहा दिया। योगी ने कहकर मिट्टी में मिलाया। सैकड़ों हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की आड़ लेकर धर्मांतरण करने के मास्टरमाइंड छांगुर और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जिस बलरामपुर में रहकर छांगुर ने अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा किया, उसी बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। छांगुर के सिंडिकेट में शामिल उसके भतीजे सबरोज के घर को योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। महज 30 मिनट में ही आरोपी सबरोज के अवैध घर को 2 बुलडोजर ने मिलकर मिट्टी में मिला दिया। सबरोज का घर उतरौला तहसील के रहरा माफी गांव में बना था। छांगुर और नसरीन की कोठी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। छांगुर सिंडिकेट पर एक्शन। छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध घर पर बुलडोजर। 300 स्क्वायर फीट में बना था अवैध मकान। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की मिली थी शिकायत। 2 बार जारी हुई नोटिस को सबरोज ने किया अनसुना। अवैध धर्मांतरण और छांगुर के धर्मांतरण के इस काले खेल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कार्रवाई से नाराज था छांगुर। इतना ही नहीं, नेपाल के आसपास के इलाकों में सटे हुए अवैध मदरसे और इस तरह की इमारतों में अपनी धर्मांतरण गैंग को छुपाता था छांगुर। वहीं जब नेपाल के आसपास बने इस अवैध मदरसों में एक के बाद एक कार्रवाई होना शुरू हुई तो आखिरकार मजबूरी में छांगुर को अपने घर पर गैंग के बाकी मेंबरों को पनाह देनी पड़ी, जिसके बाद जांच एजेंसी की नजर छांगुर पर गई। छांगुर और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद 19 जुलाई को सबरोज की गिरफ्तारी हुई। एटीएस की पूछताछ में पता चला कि सबरोज भी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में शामिल था। एटीएस की जांच में सामने आया कि अवैध धर्मांतरण का आरोपी सबरोज पहले शादियों में बैंड बाजा बजाता था, कव्वालियां भी करता था सबरोज। इसी दौरान चाचा छांगुर के साथ जुड़ा। सबरोज पर कई लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। छांगुर की पत्नी रेहरा माफी गांव की 2 बार प्रधान रह चुकी है।
छांगुर की मदद से सबरोज ने सरकारी जमीन पर ही अवैध मकान बनवा लिया। 15 दिन पहले बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर गांव में छांगुर की अवैध कोठी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। छांगुर की आलीशान कोठी के अवैध हिस्से को 3 दिनों की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान गिराया गया था। एटीएस का दावा है कि छांगुर और उसका सिंडिकेट इसी आलीशान कोठी से लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। अवैध कब्जों और धर्मांतरण पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। छांगुर की आलीशान कोठी और उसके भतीजे सबरोज के अवैध मकान पर इसी नीति के तहत ये कार्रवाई हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए प्रदेश में जो भी लव जिहाद की काली साजिश करेंगे और हिंदू बेटियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, योगी सरकार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसी तरह बुलडोजर से उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, कई सारी परतें अब्दुल रहमान को लेकर खुल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जिस काल्पनिक नाम का हम बात कर रहे हैं, रानी की कहानी क्या है और किस तरीके से वो रानी को अपनी चौथी बीवी बनाकर उसको धर्मांतरण करना चाहता था। बिल्कुल मनोज जी, ये पूरी कहानी शुरू तब होती है जब एक मामूली जिंदगी जी रहा छांगुर, उसे पता चलता है कि ये धर्मांतरण, जो पहली बार वो विदेश जाता है उसे पता चलता है कि ये धर्मांतरण के काम में ना सिर्फ पैसे हैं बल्कि बड़ी इज्जत भी वो कमा पाएगा और अपने आप को एक धार्मिक गुरु की तरह स्टैब्लिश कर पाएगा। इस मामूली जिंदगी से निकलकर उसने अपना सिंडिकेट स्थापित करना शुरू किया। सबसे पहले मुलाकात हुई नवीन और नीतू से, जिन लोगों ने पहला चेला बनकर ना सिर्फ छांगुर के लिए इन्वेस्टमेंट्स लाने का वादा किया बल्कि ये काला धन अलग अलग देशों से आना शुरू हुआ। छांगुर इतने पैसे कभी जिंदगी में नहीं देख पाया होगा जितने 1 साल के भीतर इन लोगों ने इकट्ठा करके दिए। 100 करोड़ रुपए तक का लेन देन उसके बैंक खातों में हो गया। यह देखकर छांगुर को यह बिल्कुल समझ में आया कि इसका इस्तेमाल किस तरह आगे किया जा सकता है। इतना शातिर था छांगुर कि अपने नाम से ना कोई खाता खोल रहा था, अपने नाम से ना कोई जमीन ले रहा था, अपने नाम से ना कोई लैंड बैंक तैयार कर रहा था। सब कुछ नीतू उर्फ नसरीन, जो उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड या पहली चेली बताई जा रही है। साथ ही साथ शादियों की जहां तक बात है, कई मासूम हिंदू बच्चियों को पहले लव जिहाद के इस काले खेल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया गया, उन्हें खाड़ी के देशों को भेजा गया और वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी गेम शुरू हुआ। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए एटीएस ने अब जांच शुरू की है, लेकिन पिछले कई सालों में कई सारी मासूम बच्चियां गरीबी, गुर्बत, परिवार की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए छांगुर शुरू में मदद का हाथ बढ़ाता था और फिर बाद में अपना काला खेल खेलता था। इसी में फंसकर कई मासूम बच्चियों ने न सिर्फ धर्म परिवर्तन मजबूरी में अपनाया बल्कि बाद में उनके साथ हैवानियत वाली कहानियां देखने को मिली हैं और कई सारी कहानियां हमने भी रिकॉर्ड की अपने कैमरे पर, जिस तरह वो अपनी दर्द भरी कहानी बता रही थी। कैसे खाड़ी देशों को भेजा गया, कैसे भारत के साउथ के इलाकों में पहले उन्हें भेजा गया शादी के बहाने, कैसे जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी असल में वो हिंदू नहीं मुसलमान निकला जी, कैसे नाम बदल बदल कर कई शादियां करा दी गई, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें पहले विदेश भेजा गया, वहां से वो वापस ही नहीं आई, आज तक पासपोर्ट नहीं मिले उन्हें वहां जाने के बाद उनके अपने। और कई ऐसी बच्चियां अभी भी इस खेल में फंसी हुई हैं दुनिया में न जाने कहां कहां। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बीड़ा उठाया कि छांगुर और इससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होगी और जब एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो अब कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं। नेपाल से सटे हुए 86 गांव जहां ये सिंडिकेट ना सिर्फ फल फूल रहा था बल्कि वहां के ग्रामीण अंचल के कई सारे युवाओं को इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो जिहाद के नाम पर कुछ भी करने को तैयार थे। पहले लव जिहाद में शामिल हुए और मामूली जिंदगी जी रहे इन युवाओं को ये भरोसा दिलाने में छांगुर कामयाब रहा कि अगर वो किसी और गैर धर्म की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तित कराने में कामयाब होते हैं तो कुछ महीनों में वो लखपति हो जाएंगे
और फिर उन्हें विदेशों में बेहतरीन आलीशान जिंदगी मिलेगी। ऐसे भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें यह झांसा देकर कई युवाओं से गलत काम कराए गए। गैर कानूनी नहीं कहा जाए कि भारत के खिलाफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे ऐसे काम कराए गए जो सीधे तौर पर गैर कानूनी नहीं बल्कि भारत की अखंडता और अस्मिता को भी हिलाकर रख देने वाले। ऐसे लोगों की भी तलाश एक तरफ तेजी से जारी है। और अब छांगुर का सबसे करीबी, और बताया जा रहा है कि उसका सगा भतीजा जो बैंड कंपनी में एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता था, आप समझिए कितनी मामूली जिंदगी, और फिर अचानक इतनी हिम्मत और ताकत और इतना रसूख कि गांव में ही नवीन पड़ती की भूमि को कब्जा करके वहां घर बनवा लिया और फिर वहां रहने लगा। ये सब छांगुर के रसूख का कमाल है। ये सबसे बड़ा एक सवाल है अभिषेक, मैं पूछना चाहता हूं कि गोरख धंधा चल रहा है, रैकेट चल रहा है, दादागिरी चल रही है, जमीनों पर कब्जा चल रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, शासन पर प्रभाव बना हुआ है। अब चूंकि भांडाफोड़ हो रहा है, एटीएस सक्रिय हुआ है, पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, तो तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही, लेकिन सालों से जो चल रहा है उसके लिए तो प्रशासन और वो वहां तैनात अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। ऐसा भी नहीं कि शिकायत नहीं हुई होगी, बहुत सारी शिकायतें भी हुई होंगी, लेकिन कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई। बिल्कुल, ये बात जांच के एक एंगल में सामने आई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर इस पर भी चला है। एक इंटरनल जांच कमेटी सेटअप की गई है जो इंटेलिजेंस विभाग कर रहा है, और उन बीते 5 सालों में वो कौन अधिकारी थे जिनके सामने धर्मांतरण की शिकायतें आई तो टेबल पर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर उस पर कार्रवाई भी हुई तो क्या कागज में ही हुई। ये वो बातें हैं जो जांच का विषय है। बीते 5 साल में उतरौला में कौन कौन अधिकारी पोस्टेड थे, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, उसके भी कागजात खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, शिकायतकर्ताओं के बयान लिए जा रहे हैं कि आपने पहली बार कहां जाकर शिकायत की थी और उसके एवज में क्या किया गया, कागज पर क्या किया गया। कुछ लोगों ने डाक टिकट पर, यानी डाक पर शिकायत दर्ज की थी, बाकायदा पोस्ट से डाक पहुंची थी, उस पर क्या किया गया, यानी कागजी तौर पर और फिजिकली क्या किया गया, इस बात पे भी जांच चल रही है। कई सारे अधिकारी भी जद में आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, और उसके बाद बहुत सारे देशों में भी छांगुर का नेटवर्क देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जिसमें छांगुर का नेटवर्क है, वहां पर भी वो अपने तमाम गुर्गों के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, पैसा पहुंचा रहा था, रसद पहुंचा रहा था, और कई ऐसी लड़कियों को जो कि मजबूर हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं किसी मामले में वो उलझी हुई हैं, फंसी हुई हैं, या किसी से डरी हुई हैं, जान बचाना चाहती, उनकी मदद के भरोसे उन्हें बुलाया जाता था। धर्मांतरण के नाम पर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें विदेश भेज दिया जाता था, और वहाँ पर उनका धर्मांतरण होता था। छांगुर और अब्दुल रहमान पूरे देश में एक रैकेट चला रहे थे। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और देश में कौन से ऐसे संकेत हैं जो अब तक निकल कर सामने आ पाए? बिल्कुल, अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, लगभग पूर्वी से पश्चिमी तक सभी राज्यों के नाम हैं ये, जहां एक के बाद एक विक्टिम सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि ये लोग इतने शातिराना अंदाज में सब कुछ करते थे कि खुल के इनका नाम सामने नहीं आता था, बीच में हैंडलर्स होते थे। और इसी बात का शक देश की एजेंसीज को भी है कि छांगुर, अब्दुल रहमान ये सिर्फ चेहरे हो सकते हैं, लेकिन पीछे बैठकर कोई विदेश में ये इतना बड़ा खेल खेल रहा था। काम करने का तरीका मॉडस ऑपरेंडाई आईएसआईएस की तरह, आईएसआई की तरह, किसी एजेंसी के मॉड्यूल पर काम करने का तरीका खुद नहीं मिलना है, बीच में कोई और शख्स है जिसको पीछे वाले के बारे में नहीं पता, उसके आगे कोई और शख्स है जिसको उसके बाद वाले के बारे में नहीं पता, ताकि अगर बीच के चेन में कोई पकड़ा भी जाए तो वह आगे वाले का नाम ना बता पाए। यह तरीका है एजेंसीज के काम करने का, और इसी तरीके को अपनाया गया। इस बात से यह शक बहुत गहरा रहा है एजेंसीज के सामने कि इसके पीछे देश के कोई दुश्मन जो देश के बाहर बैठकर इस साजिश को रच रहे थे। छांगुर और अब्दुल रहमान जैसे लोग जो देश में ही रहकर देश से गद्दारी करने की ठानते हैं, उनको फंड्स कर रहे थे, और उनकी आड़ में यह काला धर्मांतरण का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिहाद का, आतंकवाद का खेल खेल रहे थे।
ये वाकई जिहाद का, धर्मांतरण का, आतंकवाद का खेल खेल रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें अब भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, क्योंकि एटीएस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर विदेशों से करोड़ों रुपए की अगर फंडिंग आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये ऐसे ही नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही नहीं आ रही है, बल्कि इस पैसे का क्या कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? लोगों के बीच मोहल्लों में रहकर किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप को सीधा साधा बताना, एक सहज व्यक्ति बताना, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेलना छांगुर बाबा के ये तमाम एजेंटों का काम था। अब्दुल रहमान जैसे लोगों को हमने देखा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में नज़र बनी हुई है। मैं अभिषेक आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एटीएस इसमें बहुत गंभीरता से काम कर रही है। केंद्र की एजेंसियों से भी लगातार वो संपर्क में बनी हुई है। ईडी जैसी एजेंसी, बहुत इनकम टैक्स, ये तीनों मिलकर किसी बड़े गैंग को पकड़ने के मूड में है, या उनको लगता है कि ये बात यहीं तक खत्म नहीं है कि विदेशों से पैसा आ रहा है और धर्मांतरण में खत्म हो रहा है, या इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अब तक दिखाई नहीं दिया है? बिल्कुल मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है। और सूत्रों के मुताबिक जो हमें पता चल रहा है, जो जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं, वो और भी हैरान करने वाली हैं। छांगुर, ये धर्मांतरण गैंग, ये ना सिर्फ पैसा मंगा रहे थे बाहर से, मासूम बच्चियों को, गरीब परिवारों को, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को पैसे की आड़ में, धर्मांतरण की आग में झोंक रहे थे, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी लोगों को तैयार कर रहे थे। झांगुर का एक और मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी बड़ी फिल्म पर्दे लगवाकर 3 घंटे की फिल्म दिखाने का वादा, और बीच बीच में जैसे विज्ञापन आते हैं फिल्मों में, उन कर्टन रेजर्स पर भड़काऊ भाषण कट्टरपंथी मौलानाओं के चलाए जाते थे। जाकिर नायक और तमाम कट्टरपंथी मौलाना जो बैन है, इनको दिखाकर वो इंटरेस्ट देखता था कि किन लोगों का इंटरेस्ट है देश के विरोध में कुछ करने का, किसके मन में गुस्सा और नाराजगी है, उन्हें वहीं से चिन्हित किया जाता था और फिर अपने इस काले खेल में शामिल किया जाता था। सिर्फ लव जिहाद तक ही सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी आतंकी घटना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। एटीएस की इस गिरफ्तारी के बाद यह खेल जरूर थम गया है, लेकिन साजिश नहीं खत्म हुई है। इस साजिश का पता लगाने के लिए 6 राज्यों की पुलिस एक साथ काम कर रही थी। यूपी एटीएस, आगरा में ये जो भांडाफोड़ हुआ, इसके तार तो सीधे आईएसआईएस से जुड़े हैं। इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी, सीरिया में युद्ध के बहाने उन मासूम बच्चियों को भेजने की तैयारी, और एक पूरा फिदाइन स्क्वाड बनाने की तैयारी थी उन मासूम हिंदू बच्चियों की, जिन्होंने धर्म परिवर्तन लव जिहाद की आड़ में किया, फिर इन्हें मजबूर किया गया और फिर इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि ये बाकायदा एक फिदाइन स्क्वाड में तब्दील हो गई। कितने लोग इस फिदाइन स्क्वाड में हैं, कहां पर हैं, क्या स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहे हैं, किसी और तरीके की जिंदगी जी रहे हैं और कभी भी एक्टिवेट हो जाएंगे? ये वो बातें हैं जो देश की बाकी एजेंसीज भी पता लगाने में जुटी हुई हैं।